ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे और केमिस्ट्री टीचर। हम लोग देखिए क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था और आज ये हम लोग का थर्ड लेक्चर होगा। 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। कॉपी में हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 3 और देखिए थोड़ा सा पीछे का रिकॉल करते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स हम लोग को करने हैं आज। एकदम बेसिक सी इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको कहते हैं? और तेज बोलिए। इलेक्ट्रोलाइट्स का बना होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। हाँ, जो इलेक्ट्रिसिटी। और दिमाग लगाइए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? इलेक्ट्रिसिटी थ्रू केमिकल चेंज। नहीं, ऐसे बताइए कि एकदम लेमैन की तरह से, एकदम सिंपल करके। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ये उल्टा हो गया बेटा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बैटरी लगाई जाती है कि नहीं? है कि नहीं? याद आ रहा है कुछ? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बैटरी लगाते हैं। देखिए एक कोई कंटेनर होता है। चलिए देखिए, इकरा की वजह से सबका फायदा हो जाएगा। एक कोई हमारे पास एक कंटेनर है और इस पे हमने देखिए एक चीज तो ये करना है, जैसे जब भी बोलिए तो क्या करिए? वाई स्क्वायर करिए। जब भी बोलिए तो बोलिए नहीं, इसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए कि दिस इज माई पर्सनैलिटी। वाई स्क्वायर क्या है? वाई क्या था? कहीं लिखा था कि नहीं कॉपी में? मैंने ये कहा था कि आप किसी भी चीज के लिए किस आदमी के पास जाना पसंद करते हैं, तो आंसर आया था वाई स्क्वायर के पास जाते हैं। वाई का मतलब योग्य। योग्य हो गया है ना। वाई का मतलब हाँ, बहुत अच्छा। वाई का मतलब योग्य हो गया। ये योग्य को इंग्लिश में क्या कहा जाए? हाँ हाँ, नहीं, वर्दी तो अलग हो गया। जो लायक हो, एलिजिबल हो या एबल हो, है ना। हाँ, तो उसके पास जाते हैं। और फिर यू का मतलब क्या था? उत्साहित। उत्साहित को इंग्लिश में हाँ एक्साइटेड, एंथुसिस्टिक, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। और फिर तीसरा क्या था? उपलब्ध। उपलब्ध, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाए? हाँ, अवेलेबल। अवेलेबल। ये 3 प्रॉपर्टी आपके पास, अगर इसमें तीनों में से एक भी नहीं है, अगर इन तीनों में से एक क्वालिटी मेरे अंदर हट जाए, अगले दिन आप यहां नहीं आएंगे। एक क्वालिटी यहां से हट जाए तो अगले दिन आप यहां नहीं आएंगे। ठीक है, अभी बैटरी मेरी डाउन रहे तब भी आपको अच्छा नहीं, पता नहीं, आप कुन मुन करके बोलते हैं, सुनाई नहीं पड़ता। कई स्कूल के टीचर होते हैं, पीछे तक आवाज़ नहीं जाती उनकी, ऐसे धीरे धीरे बोलेंगे, है ना। अब बच्चे कुछ कह पाते नहीं हैं, आप टीचर हैं तो पढ़ा रहे हैं, चले पढ़ा करके, है ना। और फिर कभी आए कभी ना आए, कभी उपलब्ध हैं कभी अनुपलब्ध हैं, तब भी काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें अपने हैबिट में डाली है। तो ये इसका नाम मैंने क्यों लिया कि बोलते समय थोड़ा सा थ्रो सम एनर्जी। हाँ, हाउ इज द जोश, है ना, ये रहता है। लेकिन स्टेज पे तो आप जोश में रहते हैं, है कि नहीं? स्टेज पे तो पूरा हंगामा कर देते हैं आप अकेले। तो यहाँ पे हंगामा क्यों नहीं हो रहा है? है इकरा, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? वो हंगामा आएगा। ठीक है, इसकी हैबिट बनाइए, बस हैबिट बनाइए। ठीक है, क्योंकि हम लोग को ये कहा जाता है कि
जो चीज़ आप बार बार करते हैं, जो चीज़ आपने अभ्यास कर, जिसकी प्रैक्टिस की होती है, फिर उसमें एफर्ट नहीं करना पड़ता है आपको, तो इसकी आदत डालिए। जैसे हम पहले पढ़ाते तो ऐसे नहीं पढ़ाते थे इतना एक्साइटेड होके, पहले पूरा दिमाग मेरा लगा रहता है कि क्या पढ़ाना है, अब वो सब रट गया है 30 साल से, कॉमा फुल स्टॉप पेज नंबर सब रट गया। अब दिमाग में रह रहा है कि क्या करें कि आप तक डेटा ट्रांसफ़र हो जाए बस, इसलिए आपका चेहरा देखते रहते हैं, पढ़ाते कम है, आपका चेहरा जरा देखते हैं, आंखें देखते हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि यहीं पे है कहीं और चले गए, ऐसे देखते रहते हैं, आँख से पता लग जाता है कि यहीं पे है कहीं और चले गए, फिर आपको बुला के लाते हैं यहाँ पे कि पढ़ाई करो है कि नहीं। ये है, तो एक कंटेनर है मेरे पास और इसमें हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट भर रखा है। इलेक्ट्रोलाइट हमने किसको कहा था? एनी सब्सटेंस, हाँ, विच व्हेन पुट इनटू वाटर इट गेट्स डिसोसिएटेड इनटू आयंस, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। ठीक है, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जो नया वर्ड मिलेगा उसको लिखते चलिए फटाफट, और किसी से नोट्स लेकर के अपडेट कर लीजिएगा उसको, है ना। आपकी हम थोड़ा सा रिकॉल करें, नहीं तो मेरिकल नहीं हो पाएगा फिर। तो इलेक्ट्रोलाइट किसको कहा? जो पानी में डालने पे तुरंत आयन में कन्वर्ट हो जाए, जैसे NaCl है, NaCl इज इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ही वाटर में डालेंगे तो इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। भाई आप ऐसे देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला बताइए। ऑस्मोटिक प्रेशर इज CRT, ऑस्मोटिक प्रेशर इज CRT। NRT CRT में क्या फर्क? NRT और CRT में क्या फर्क? नहीं, N किसका रिप्रेजेंटेशन है? स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स का है। और ये देखिए, अब ये हुआ काम बना आपका। मोल को जब वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तब इसको क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना। तो पाई इज इक्वल टू CRT है, और अगर हमने यहां NaCl कर दिया तो पाई का फॉर्मूला पाई NaCl, बहुत अच्छा, पाई NaCl ICRT हो जाएगा। पाई NaCl इज ICRT। तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। मेरे पास 1m NaCl है और 2m ग्लूकोज है, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा? अरे किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा? गलत जवाब नहीं, टेम्परेचर की कोई बात ही नहीं की हमने, मतलब टेम्परेचर सेम है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि 1m NaCl एंड 2m ग्लूकोज, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा? अभी बेटा एक लाइट और ऑन कर दीजिए, फिर लाइट आएगी तो ऑफ कर दीजिएगा, सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट वाली, क्योंकि अंधेरा लग रहा है। बता नहीं सकते कौन किस तरह। एक्सट्रीम लेफ्ट, हाँ हैं, क्या कह रहे हैं? ग्लूकोज कितना डिसोसिएट हुआ ये पता नहीं है, तो कैसे होगा? अगर इलेक्ट्रोलाइट, अगर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो ये डिसोसिएट नहीं करेगा, मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो इसका जितना मोल डालेंगे उतना मोल रहेगा। तो मतलब 2 मोल आपने डाला तो 2 मोल प्रोड्यूस करेगा, और इसका 1 मोल डाला तो ये 2 मोल प्रोड्यूस करेगा। 2 मोल प्रोड्यूस करेगा। तो कुछ हिंट नहीं मिला? दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा। दिस वॉज एन ISC क्वेश्चन, ये IC में आ चुका है क्वेश्चन पहले से। क्योंकि देखिए NaCl तो डिसोसिएट करेगा, ये 1 मोल से 2 मोल प्रोड्यूस करेगा, और ये डिसोसिएट नहीं करेगा। ठीक है, कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, पाई 1m NaCl
पाई 1m NaCl इज इक्वल टू पाई 2m ग्लूकोज। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा। पाई 1m NaCl इज इक्वल टू पाई 2m ग्लूकोज, 2m ग्लूकोज तो एलर्ट रहिएगा। ठीक है भाई, ग्लूकोज का जो पाई होगा वो CRT होगा और NaCl का ये भी चाहे तो नोट कर लीजिए, पाई ग्लूकोज इज इक्वल टू CRT और पाई NaCl इज इक्वल टू ICRT हो जाएगा। तो I की वैल्यू 2 चली जाएगी। तो इसका मतलब कि पाई NaCl कितना आया, 2CRT, नो 2RT लिखी कॉपी में। इसका जो हो जाएगा पाई 1m NaCl इज इक्वल टू हो जाएगा 2RT, 2RT और फिर पाई ग्लूकोज 2RT भी 2RT हो जाएगा, 2RT। तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर वापस आते हैं। देखें हमने ये किया, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हमने ऐसे डाला हुआ है इसके अंदर। हेलो हेलो संध्या मैम, जी बताइए मैम। अभी हम क्लास ले रहे थे मैम। अगर आप 4:30 आएंगे तो हम रहेंगे ऑफिस में मैम। जी ठीक है, बिल्कुल। नहीं, हम तो कल भी वेट कर रहे थे आपका, तो आपको कॉल तो करना चाहिए था एटलीस्ट ना। चलिए अभी हम क्लास ले रहे हैं, ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। आप 4:30 आइए। ठीक है, ठीक, ओके मैम, ओके। तो इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो दिमाग के बैठ जाना चाहिए आपके। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट किस फॉर्म में रहेगा, हमेशा आयन के फॉर्म में रहेगा, हमेशा आयन के फॉर्म में रहेगा। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस किसकी होती है, केवल इलेक्ट्रोलाइट्स की होती है, केवल इलेक्ट्रोलाइट्स की होती है। ग्लूकोज की इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होती है, यूरिया की इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होती है, क्योंकि ये सारे कैसे हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे आप उसके अंदर। ठीक है, तो हमने क्या किया, किसी कंटेनर में क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं लिया। अगर हमने NaCl ले लिया सॉलिड तब भी किसी काम का नहीं है। हम लोगों ने ये कहा था बहुत पहले, ये क्लास 11 में भी आता है, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट एसिडिटी इन द सॉलिड स्टेट, 10th में भी आता है ये। तो एक्वा सॉल्यूशन होना चाहिए। उसके बाद फिर हमने इसमें ये 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स डाले, मेटल के इलेक्ट्रोड्स डाले। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। मेटल रॉड्स डाली हमने, उसी को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। उसका इन दोनों को हमने ये क्या अटैच कर दिया, बैटरी अटैच कर दिया। जिसकी हाइट ज़्यादा है ये एनोड है, जिसकी हाइट ज़्यादा है ये एनोड है, और जिसकी कम है ये कैथोड है। जैसे हमने इसमें बैटरी अटैच किया तो एक तो वो वाला पॉइंट जो हमने कहा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते किसको हैं, तो अब हम लोग अलर्ट रहेंगे। इसमें करंट सप्लाई की जाती है, प्रोड्यूस नहीं होती है इसमें करंट। ठीक है, जिस सेल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको क्या कहते हैं, ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, हाँ, गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ये आगे का टॉपिक होगा। उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो दोनों करके प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चल रही है, इसमें बैटरी लगानी पड़ती है। और फिर जब ये मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस चैप्टर को हम लोग को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टडी करते हैं, दूसरे में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट दी जाती है, बैटरी अटैच की जाती है। और जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टडी करेंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जो जिसको हम लोग अभी तक बैटरी के नाम से जानते थे, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती थी, जिसको बैटरी के नाम से जानते थे। ठीक है, तो वो आगे हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें जैसे ही हमने बैटरी करंट सप्लाई किया तो फिर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, सपोजिंग कॉपर सल्फेट था CuSO4, तो CuSO4 SO4 डबल माइनस,
इसका जो कैटायन होगा वो कहाँ, कैथोड पे जाता है, एनायन एनोड पे जाता है। कैथोड पे कॉपर जाएगा, कॉपर नहीं जाएगा, C2+ आयन जाएगा। और यहां पे क्या करेगा ये क्या किया इसने, दो इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन। हाँ खूब ध्यान से सुनिए। अब वो देखिए ये कितना इलेक्ट्रॉन है, वो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी पे तो क्वेश्चन करने हैं आप, अब अलर्ट रहिएगा, ठीक है। जैसे हम लोग अभी तक जिसको, जैसे मान लिया हमने ये किया H2O, तो हम पूछे कि कितना हाइड्रोजन है, 1 मोल में कितना ऑक्सीजन है, तो क्या बोलेंगे 1 मोल H2O है, मतलब 18 ग्राम पानी है मेरे पास, इसमें कितना हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहा है, कितना ऑक्सीजन दिखाई पड़ रहा है, 1 मोल ऑक्सीजन, हाँ 2 मोल हाइड्रोजन। हाँ अभी गलत हो गया। जब भी आप ऑक्सीजन बोलते हैं तो ऑक्सीजन तो गैस होती है, ऑक्सीजन एटम। हाँ ये बोलना पड़ेगा आपको, फिर से सब लोग सुनिए, अच्छे सुनिए। गैसेस आर पॉलीएटॉमिक। अगर मैंने हाइड्रोजन कहा तो हाइड्रोजन H2 होता है, H नहीं होता है। H को हाइड्रोजन नहीं कहना है, H को क्या कहना है, हाइड्रोजन एटम कहना है या हाइड्रोजन एलिमेंट कहना है। भाई जो हम लोग इनहेल करते हैं वो O होता है कि O2 होता है, उसको ऑक्सीजन कहते हैं। और अगर हम O इनहेल करें तो क्या होगा, तो कैंसर होता है। कैंसर, फ्री रेडिकल का नाम सुना है, फ्री रेडिकल बायो में आता है, फ्री रेडिकल। जब भी हम लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो कैटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, जब भी स्ट्रेस में होंगे तो किसी स्ट्रेस हार्मोन का नाम बता सकते हैं, एनी स्ट्रेस हार्मोन। एक का रट लीजिए कॉर्टिसोल, रट लीजिए कॉर्टिसोल, ठीक है। जैसे बीपी है, जितनी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, अगर माइंड में एजिटेशन ना हो तो वो डिजीज हो ही नहीं सकती है। डायबिटीज इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ मेडिकल कंडीशन। ये हमने डेफिनेशन चेंज कर लिया, इट इज नॉट अ डिजीज। भाई एमबीबीएस में तो सबको डिजीज पढ़ाई जाती है कि तो डिजीज है, ये डिजीज है। और ये भी सिखा दिया जाता है कि दिस डिजीज कैन नॉट बी क्योर्ड, ये एमबीबीएस में पढ़ा दिया जाता है। और क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि कहते हैं बीटा सेल्स रीजनरेट नहीं होती हैं, जो कि हाँ होती हैं, जो कि होती हैं, है ना। क्योंकि देखिए ये बॉडी जब आप धीरे धीरे करके एकदम मतलब ये सोच लीजिए कि ये बॉडी में ग्रोथ कैसे होती है, मेडिसिन से। कोई एक्सटर्नल फैक्टर रिक्वायर्ड है। जो हमने एक दिन ये कहा था कि जैसे किसी फादर से पूछते हैं कि ये, हाँ पहले पूछा है कि ये आप ही का बच्चा है, हाँ मेरा बच्चा है। अच्छा हाँ, ये कितना % आपका बच्चा है? मतलब बॉडी मीन नहीं मतलब जैसे हमको तो ये बताया गया है कि फादर जो होता है वो बॉडी क्रिएट करता है, और जो बॉडी में जो ग्रोथ वगैरह होती है, जो सोल होती है, वो तो आई थिंक फादर नहीं डालता है, कि डालता है? इतना तो कंफर्म है ना। और ये कहा जाता है कि कितने टाइम के बाद अबॉर्शन नहीं हो सकता? 5th है। अच्छा मेरे को 3 मंथ्स पता था। हाँ 3 मंथ्स में अब उसमें लाइफ ऐड हो जाती है, वही सोल आ जाती है। उसके पहले तो कुछ नहीं। आप अगर
मतलब देखेंगे उसको किसी तरीके से तो कुछ नहीं समझ में आएगा, पता नहीं क्या है ये, ठीक है। 3 महीने के बाद शेप थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा। जब अल्ट्रासाउंड करते हैं बेबी दिखाई पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। तो अब जो ग्रोथ फैक्टर है जिसकी वजह से, जब ग्रोथ होती, जिसकी वजह से आंखें बनती हैं, फिर कान बनते हैं, दांत बनता है, नेल्स बनते हैं, पेट के अंदर ही बच्चे को नेल बन जाते हैं, क्या बात है, अंदर ही नेल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे फिंगर्स हैं पैर के, ये फादर करता है। तो फिर कितना कितना परसेंट आपका बच्चा, आपने क्या किया है कि नहीं। लेकिन अब वो जब नॉलेज हो जाए तो अब अच्छा, फिर ये ग्रोथ कौन कर रहा है, सोल कर रही है। तो अगर सोल बॉडी को क्रिएट कर सकती है तो बॉडी को हील नहीं कर सकती, ये सोचने वाली बात है। जो सोल एक नई बॉडी बना सकती है वो छोटा सा बॉडी का एक पार्ट रिपेयर नहीं कर सकती और जबकि ये होता है कहीं चोट लग जाए, कुछ ना करिए। उस दिन बताया था ना कि हम आंवला ग्रेट कर रहे थे तो ये थंब हमारा ग्रेट हो गया था, जोश में थे, खच्चे से मार दिया हमने, और उसके बाद इसको ऐसे दबा करके दूसरे हाथ से ग्रेट करने लगे, जब ब्लीडिंग हो रही थी जबकि इसमें, है ना। और लेकिन मेरे दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आया थॉट कि यार चेक करा लें शुगर कहीं पक ना जाए, क्योंकि डायबिटीज़ वालों के साथ दिक्कत होती है ना कि अगर शुगर ज़्यादा है तो कहीं अगर चोट लगी तो हील नहीं होता है वो। तो अब ये दिमाग में नहीं आया कि यार 20 साल से दवा खा रहे थे, कहीं बहुत दिन से 2 साल से शुगर नहीं टेस्ट कराई मैंने, कोई थॉट में ही नहीं आता है। भाई आप शुगर टेस्ट कराते हैं क्या, क्यों नहीं कराते, क्योंकि थॉट में नहीं आता। यही तो बात है ना कि छोटे बच्चे को खाना देने के पहले मम्मी कहे रुको रुको रुको, जो तुम्हारा शुगर टेस्ट कर ले पहले, 2 रोटी पता नहीं ज़्यादा ना हो जाएगा, थॉट में नहीं आता है। वो तो कोई सिम्टम आएगा तब फिर डॉक्टर पास जाते हैं। तो वही मेरे थॉट में नहीं आया कि शुगर बढ़ सकती है, और फिर ये क्लास में लाके मैंने दिखाया भी था, बच्चों को दिखाया था, और फिर उसका तीसरे दिन देखा तो ये वो निशान गोल था, एकदम ठीक हो गया था। मतलब इसका मतलब बॉडी अपने आप काम कर रही है, और उसमें उससे इम्पॉर्टेंट आपका थॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हार्मोन सेक्रीट नहीं करेगा। अगर आप डरे से रहेंगे कि पता नहीं पक न जाए पता नहीं पक न जाए। जी ये कहा जाता है कि जो लोग फियरफुल होते हैं वो कभी सक्सेस अचीव नहीं करते, डरते रहते हैं। और जब फियर होते हैं, जो अभी किस हार्मोन का नाम बताया हमने, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। जब भी आप फियर करते हैं और ज़्यादा चिंता करते हैं, परेशान होते हैं, तो यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी, देन ग्लूकोज चाहिए होता है। तो फिर ये कॉर्टिसोल क्या करता है, ये कॉर्टिसोल जो लिवर में ग्लूकोज स्टोर रहता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, उसको जाके तोड़ता है, तोड़ करके ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ा देगा, बॉडी में डाल देगा। उसके बाद आप जो करना है करिए, क्योंकि आप चिंता सोच रहे थे बैठ के, तो एनर्जी लग चाहिए थी आपको, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए थी। जो रोटी खाई थी उससे काम नहीं बनना था, और ज़्यादा चाहिए था, तो इसलिए शुगर लेवल बढ़ जाता है। सिंपल सा मैकेनिज्म, और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे शुगर लेवल बढ़ा तो पेंक्रियाज फिर क्या करता है, इंसुलिन डालता है। मेटाबोलाइज कैसे होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक चीज़ हमको ये पता लग जाए कि जो इंसुलिन सेक्रीट होता है उसको 7-8 आवर्स लगते हैं मेटाबोलाइज होने में। ऐसा नहीं कि निकला खत्म हो गया, निकला खत्म, ऐसा नहीं है। जितना निकलता है एक बार में उसको मेटाबोलाइज होने में 7 to 8 आवर्स लगते हैं। तो अब जो लोग फ्रीक्वेंट ईटिंग करते हैं, बार बार, या खाना तो नहीं खा रहे हैं लेकिन यहां से खाना खा रहे हैं, तो बात तो वही हो गई। मतलब बॉडी को ग्लूकोज मिलना चाहिए, बस बार बार ग्लूकोज मिलना चाहिए, बार बार ग्लूकोज मिलना चाहिए। तो जैसे जैसे ग्लूकोज मिलेगा पेंक्रियाज तुरंत निकाल देगा इंसुलिन। अब क्या हो गया, इंसुलिन एक्सेस में हो गई, बॉडी में हो गई ना, क्योंकि पहली वाली मेटाबोलाइज नहीं हुई थी, आपने और निकाल दिया। जब और निकाल दिया इंसुलिन, अब ग्लूकोज का अमाउंट कम हो गया अब खड़े खड़े गिर गए, क्या हुआ पता नहीं, वो चक्कर आ गया। क्यों आया, ग्लूकोज नहीं, उसका कॉज क्या था, रूट कॉज क्या था, क्योंकि चिंता कर रहे थे। रूट कॉज क्या था कि परेशान थे, हैप्पी नहीं थे।
हैप्पी होते तो ग्लूकोज सेक्रीट ना होता, ज़्यादा इंसुलिन सेक्रीट ना होती, जब खाना खाएंगे तभी सेक्रीट होगी, नहीं तो बस बैठे बैठे इंसुलिन सेक्रीट होती रहेगी, क्योंकि बॉडी को क्या मतलब है, बॉडी तो अपने काम करती रहती है, ठीक है। तो मतलब बॉडी जब इसको आप अपना काम करने दीजिए बस। फूड कैसा खाइए, सन कुक्ड फूड खाना शुरू करिए, रॉ, बहुत अच्छा। जैसे ही आप खाने को आग पे ले जाते हैं उसका न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा। तो जितना हो सके आप सन कुक्ड खाइए। सन कुक्ड का मतलब क्या, फ्रूट ज़्यादा खाइए, वेजिटेबल ज़्यादा खाइए, और वेजिटेबल पका के नहीं, टमाटर खाइए, खीरा खाइए, चुकंदर खाइए। ढूंढना शुरू करेंगे तो जब आप चाहेंगे तो तक 10 तरीके आपको मिलेंगे, ठीक है। हाँ, बस खाली प्रॉब्लम क्या होगी, टेस्ट की। वो कब तक होगी प्रॉब्लम, बस 1 हफ्ते 15 दिन, उसके बाद फिर यही होता है, टेस्ट इज नॉट बाय बर्थ, टेस्ट इज कल्टिवेटेड। तो इफ इट इज कल्टिवेटेड तो कैन बी रिकल्टिवेटेड, फिर वो रॉ अच्छा लगने लगेगा। जैसे हमको टमाटर अच्छा लगता है विदाउट सॉल्ट, टेस्ट है उसका, टमाटर का टेस्ट है, ठीक है। बनाना, बहुत से लोग हैं बिना नमक के बनाना नहीं खा पाते, फ्रूट चाट बनाएंगे पहले, फ्रूट नहीं खाएंगे, फ्रूट चाट बनाएंगे, चाट मसाला अलग से ला के उस पर डालेंगे। तो फ्रूट का तो टेस्ट ही नहीं पता आपको, उसका तो टेस्ट ही नहीं पता, ठीक है। आपको पता ही नहीं कि दूध कहते किसको है, इतनी चीनी डाल दी आपने दूध में, 4 चम्मच चीनी डाल दी आपने, क्योंकि मीठा कम लग रहा है। तो अब दूध का टेस्ट ही नहीं पता आपको, दूध में शुगर होती है यार, यू स्टार्ट टेकिंग विदाउट शुगर, तो उसका एक टेस्ट होगा आपका, नहीं तो आपको टेस्ट ही नहीं पता है उसका, ठीक है। खुश रहिए। हमने Cu2+ आयन लिया था, Cu2+ आयन कैथोड पे गया, वहां पर कितना इलेक्ट्रॉन, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन मत कहिएगा, जहां तक जिसको अभी तक हमने, जैसे कोई भी कंपाउंड लिया A2B, तो ये A कितना है, 2 मोल है ये। तो इसी तरह से ये 2 हाइड्रोजन एटम है ये, नो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम है ये, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आपसे क्वेश्चन ये करें, मेरे पास 18 ग्राम वाटर है, इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, गलत हो गया, हम नंबर पूछ रहे हैं, आप मोल बता रहे हैं। देखिए, अच्छा रुक जाइए, अच्छा रुक जाइए, मेरी बात सुनने की कोशिश, क्वेश्चन को खूब अच्छे सुन के तब आंसर करिएगा। मान लिया आप केला लेने के लिए गए, तो अगर आपको ज़्यादा लेना है तो आप बोलेंगे भाई 2 दर्जन दे दीजिए, या हो सकता है भाई आपको अकेले खाना है तो आप कहेंगे 4 दे दीजिए, 6 दे दीजिए, तब तो दर्जन नहीं मांगेंगे ना, जितना आपको खाना होगा उतना मांगेंगे आप। तो उसी तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अलर्ट रहिए कि हम मोल पूछ रहे हैं, क्योंकि मोल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। भाई आप ठेला थोड़ी ना खरीदने गए हैं, जैसे कोई पूछते हैं, दाम बताया आपने तो आपने कहा कि थोड़ा कम कर दो, तो पूछा साहब कितना लेना है, तो हम कहते भाई दुकान नहीं लगानी है, खाना है खाना है, दुकान तुम लगाओ। अरे खाने के लेने 1 दर्जन लेने, और कितना लेंगे, 2 दर्जन ले लेंगे, 10 दर्जन थोड़ी ले, ठेला तुम्हारा थोड़ी खरीदेंगे, उसका दाम बताओ तो, ठीक है। तो यहाँ भी जब क्वेश्चन करें तो अलर्ट रहिएगा, केमिस्ट्री में खास करके। हमने कहा कि ये कितने एटम्स हैं, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, नाउ आई एम आस्किंग द नंबर, और हमने कहा कितना मोल ऑफ एटम है, तो अभी ठेले की बात होने लगी, अभी ठेले की बात होने लगी। तो ये 1 मोल ऑफ क्या था, ऑक्सीजन एटम था। 1 मोल के अंदर 6 × 10⁻23 एटम्स होंगे। तो जो हमने क्वेश्चन किया था कि 18 ग्राम पानी के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे, 6 × 10⁻23 एटम्स होंगे,
ये आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या बोलेंगे, एक ऑक्सीजन एटम होगा, एक ऑक्सीजन एटम होगा। गलत हो गया। अब उसके अंदर क्वेश्चन बनाते हैं, 18 ग्राम पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा। इतने जल्दी नहीं, इतने जल्दीबाजी में नहीं, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। एक एटम में ऑक्सीजन के देखिए कितने ऑक्सीजन एटम्स थे, 1 मोल का मतलब नंबर बताइए आप। 10^23 इतने ऑक्सीजन के एटम्स थे। 1.6 into 10 to power minus 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। इतने मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कोई बताएगा, आदित्य ने क्या बताया? हमने क्या पूछा? कितने इलेक्ट्रॉन? आपने चार्ज बताया, हमने इलेक्ट्रॉन पूछा। कितने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन? हाँ, मतलब जो ऑक्सीजन के एटम्स आए, ऑक्सीजन के एटम 6 into 10^23 एटम्स आए, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है ये मैंने पूछा। हाँ बस ये हो गया, बस 48 into 10^23 इज द आंसर। खत्म, ये क्वेश्चन हो गया। तो जब क्वेश्चन आए तो अलर्ट रहिएगा, ठीक है। अब अभी तक हमारा जो पर्पस था कि जब भी हम लोग कैटायन को कैथोड पे ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पे रिडक्शन होता है, इसलिए कैथोड को रिडक्शन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है, एनोड को ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। ये दूसरे नाम है इसके, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, रिडक्शन इलेक्ट्रोड। अच्छा, फिर जब यहाँ पे हम लोग आएंगे तो ये कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इकरा कॉपी में लिखिएगा, लिखिए चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनको रिपीट करा दें क्योंकि उस दिन थी नहीं है। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर अगले स्टेप में इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल। वर्ड्स में लिखे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल इनटू मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो फिर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 6 into 10^23। ये क्या आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल। भाई हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। जैसे अभी हम लोग ये करेंगे, सिल्वर को डिपॉजिट करना था तो प्लस कितना इलेक्ट्रॉन लिखें, ई लिखें, कितना हो गया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो अब ये इसका चार्ज हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि ये कितना कूलम होगा। ये वही चीज अभी हमारी चल रही है इसमें। इनटू क्या कर दें, 1.6 10^-19। कॉपी करते रहिए करा, 1.6 10^-19। ये एक किसका चार्ज है, यस नहीं भाई, ये किसका चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और ये 1 मोल का हो गया चार्ज। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 96500, 96500 यूनिट कूलम आता है, कूलम, क्योंकि ये वैल्यू तो कूलम में होती है ना। अच्छा, और इसको निकाला किसने था, फैराडे ने, इसीलिए इसको 1F भी कहा जाता है, 1 फैराडे कहा जाता है। तो आप देखिए करा, जैसे हमने ये लिखा था Ag++ क्या बोले इसको, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ शुरू में 1 मोल इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर जब हम लोग यूज टू हो जाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन भी बोलेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि वो मान के चलेंगे, आपको पता है। क्योंकि बोल चाल में तो हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं, कैलकुलेशन करते से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, लेकिन बोलते से 1 इलेक्ट्रॉन कह देंगे। अब फिर इसको फैराडे में कैलकुलेट किया तो ये 1 फैराडे हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल है। अब जो कॉपर पे अभी कितना लिखा था हम लोगों ने, Cu2++ 2E लिखा था, तो ये कितना हो गया, 2 फैराडे हो गया ये।
अब समझ आ रहा है, ये 2 फैराडे हो गया, 2 फैराडे हो गया। तो अब इसके 3 नाम हो गए, 1F और 96,500 कूलम और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीनों एक ही चीज होती है, ये तीनों एक ही चीज होती है। फिर दूसरी इंफॉर्मेशन देखिए, जब हम लोग वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको नंबर ऑफ मोल कहते हैं। ठीक है, कॉपी में लिखिए, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूशन के चैप्टर में भी आता है ये, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। फिर इसी तरह से हमको ये नई चीज पता करनी थी, वेट को जब इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं तो शिशिर क्या है ये, हाँ इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ये लिखिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इसी को शॉर्ट में हम इक्विवेलेंट्स कहेंगे, इक्विवेलेंट्स। देखिए जरा, मोल एंड ग्राम मोल में क्या फर्क है, मोल एंड ग्राम मोल कोई फर्क नहीं है। जब उसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हो तो ग्राम कहा जाता है, मोल और ग्राम मोल। उसी तरह से इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट दोनों एक ही चीज है। ग्राम एक्सप्रेस करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट बोलेंगे और नहीं तो इक्विवेलेंट कहेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो किसी का इक्विवेलेंट आप निकाल लेंगे, अब किसी का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। हमको क्या चाहिए उसके लिए, इक्विवेलेंट वेट चाहिए। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो अलग से लिख लीजिए, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। इसको अलग से लिख लीजिए, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। एक सिंपल सा एग्जांपल कर लीजिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम। एग्जाम्पल लिख लें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू 27, इसका एटॉमिक वेट होता है, अपॉन 3। बहुत अच्छा, तो 9 हो गया, इसको रट लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम इज 9, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम इज 9। तो आप जरा देखिए, नीचे क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द वेट ऑफ 3 equivalents of aluminum. Calculate the weight of 3 equivalents of aluminum. Calculate the weight of 3 equivalents of aluminum. तो इसी वाले फॉर्मूले पे लेके आते हैं। फॉर्मूला लिखिए, सिंस equivalence is equal to W upon E, equivalence is equal to W upon E, therefore W is equal to क्या हो गया, इक्विवेलेंट्स इनटू ई। ये फॉर्मूला आ गया, इक्विवेलेंट्स इनटू ई। इक्विवेलेंट कितना दिया गया था, 3 इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट वेट होता कितना, बहुत जोर से बोलिए, 9। तो आंसर क्या हो गया, 27। तो अब ये तीनों चीजें न्यूमेरिकल में आएंगी तो अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, मैंने पूरा रिपीट कर लिया। वेट पहले से जानते थे, इक्विवेलेंट जानते थे, इक्विवेलेंट आपको नई चीज मिल गई है। ठीक है, अब बस एक पॉइंट करके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देते हैं। अब फैराडे ने क्या किया, जब इन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म की, एंड ही डिड नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स को, कंपाउंड को लेके उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई, तो ये देख रहे थे कि जितना फैराडे पास करते हैं उतना इक्विवेलेंट जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। इसको कॉपी में लिख लीजिए, नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अच्छा, अब दूसरी चीज देखिए, जैसे कैथोड और एनोड पे जो जो चीज मिल रही है, दोनों के लिए फैराडे तो सेम पास कर रहे हैं आप। ऐसा नहीं कि कैथोड के अलग कर रहे हैं, एनोड के अलग कर रहे हैं, फैराडे तो आपने सेम पास किया ना। अगर फैराडे सेम पास किया है, खूब ध्यान सुनिएगा, तो कैथोड और एनोड पे इक्विवेलेंट्स भी सेम मिलेंगे। ठीक है, अगर एनोड पे ऑक्सीजन मिली तो ऑक्सीजन तो गैस होती है,
ऑक्सीजन तो गैस होती है, गैस को हम वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। फिर नीचे इक्र आप लिखिए, वॉल्यूम ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ, हम लोग कर चुके हैं ना इसको, बस 1 मिनट लगेगा ये करा के फिर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी गैस का इक्विवेलेंट का वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, किसी भी गैस का। तो अब जरा देखिए वर्किंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखिए, सिंस 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ O2, इसका वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। ये क्या ठीक है ना? किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 20.4 लीटर होता है। और वी कैन राइट 32 ग्राम ऑक्सीजन, 1 मोल 32 ग्राम होता है, इज इक्वल टू कितना हो गया 22.4 लीटर, 20.4 लीटर। अब आदित्य बताइए हमने क्या लिखा? अगले स्टेप पे हमने लिखा और 32/8, ये इक्विवेलेंट वेट है ऑक्सीजन का। 8 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया? इक्विवेलेंट हो गया। ये कितना आया 4 इक्विवेलेंट। तो हमने 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना इक्विवेलेंट हो गया? 4 इक्विवेलेंट हो गया। अगले स्टेप में आ जाइए, ऐसे करिए 32/8 इज इक्वल टू 4 इक्विवेलेंट का वॉल्यूम कितना हो गया 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो अब हो गया फिर देयरफॉर 1 इक्विवेलेंट कितना हो गया 22.4/4, याद आ रहा है किसी को? हाँ, 5.6। अब इसको रट लेते हैं हम लोग, 5.6 लीटर इसको रट लेते हैं अच्छी तरह से। ऑक्सीजन के एक इक्विवेलेंट का वॉल्यूम 5.6 लीटर होता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया, 5.6 लीटर ऑक्सीजन का मास बता दीजिए बिना पेन कॉपी के। हाँ, पेन नहीं यूज करना है, ये सामने लिखा है इसी में दिमाग लगाइए, ये सामने लिखा है इसी में दिमाग लगाइए। हाँ, 8 हो गया, बहुत अच्छा। 32 जो था शिशिर वो 4 इक्विवेलेंट था, 32 ग्राम तो 4 इक्विवेलेंट था ना, और मैंने एक इक्विवेलेंट आपसे पूछा, 1 इक्विवेलेंट 5.6 लीटर है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आपसे करते हैं, 4 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का वॉल्यूम बता दीजिए। 22.4 एकदम वापस चले गए। बस खाली होता है क्या है कि जब क्वेश्चन सामने आता है तो माइंड थोड़ा सा हमारा स्ट्रेस में आ जाता है, बस रिलैक्स नहीं रहता बस, और जबकि कुछ नहीं है। भी कभी कभी होता है ना कि ढूंढ रहे मेरा चश्मा कहाँ है, वो चश्मा यहाँ लगा हुआ था, इतना टेंशन में थे कि चश्मा याद ही नहीं कि लगा हुआ है चश्मा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो अब इसको खाली प्रैक्टिस करना, आपको खाली प्रैक्टिस करना। अब इसी जगह पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्या, उसे हाइड्रोजन ले लिया हमने। हाइड्रोजन का हमने क्या किया, 2 लाइन लिखे वॉल्यूम ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसे वर्किंग स्टार्ट किया जाए, 1 मोल H2 इज इक्वल टू 22.4 लीटर और 2 ग्राम इज इक्वल टू 20.4 लीटर। फिर हमने किया और 2/1, इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ये 2 ग्राम कितना हो गया, 2 इक्विवेलेंट हो गया, बहुत अच्छा।
2 equivalent is equal to 22.4 liter. So therefore 1 equivalent 11.2 लीटर, इसको रट लेते हैं अब। ऑक्सीजन का एक इक्विवेलेंट कितना था? 5.6 लीटर, 5.6 लीटर, और हाइड्रोजन का एक इक्विवेलेंट 11.2 लीटर। अब एक क्वेश्चन हमको अभी करना है, जब हम लोग फेराडे सेकेंड लॉ पे आएंगे, फेराडे ने जब इलेक्ट्रिसिटी कराई ना तो 2 लॉज दिए हमको फेराडे ने। अब न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं हम लोग, 2 लॉज इन्होंने दिए। अगर एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो इसको फर्स्ट लॉ कहते हैं। जो अभी तक हमने डायग्राम बनाया था, एक सेल थी, उसमें कैथोड ने डाल दिया और कैथोड पे जाके कॉपर डिपॉजिट हो गया। ये फेराडे फर्स्ट लॉ से डिपॉजिट किया। फेराडे फर्स्ट लॉ किसको कहते हैं? फेराडे फर्स्ट लॉ इसको कहते हैं W इज प्रोपोर्शनल टू Q, दिस इज कॉल्ड फेराडे फर्स्ट लॉ। फेराडे ने कहा था कि जितना कूलम पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग वेट डिपॉजिट हो जाएगा, और कोई फैक्टर नहीं, केवल ए फैक्टर है, जितना ज्यादा चार्ज पास करेंगे उतना ज्यादा वेट जाके डिपॉजिट हो जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या था? इन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे पास 4 सेल है, 4 सेल है, तो एक तो तरीका था कि हमने चारों में अलग अलग इलेक्ट्रोलिसिस करा दी, ठीक है, और दूसरा तरीका ये था, ये हमने क्या कर दिया, कैसे कनेक्ट कर दिया? पॉजिटिव वाले एनोड से नेगेटिव वाले को कैसे? ये हमने चारों सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। बस ये चारों सेल को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। जब चारों सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ, हाँ, सब में सेम चार्ज पास करेगा, सब में सेम चार्ज पास करेगा, सब में सेम फेराडे पास करेगा। तो जब सेम फेराडे पास करेगा तो यहाँ पे कैथोड पे जो डिपोजिशन होगा उसका वेट तो डिफरेंट आएगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे ले रखी हैं आपने। देखिएगा, अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। यहाँ पे हमने 1MAlCl3 ले लिया, एल्युमिनियम कॉइल, तो यहाँ क्या मिलेगा? एल्युमिनियम मिल जाएगा। यहाँ पर हमने 2MAlCl3 ले लिया, यहाँ भी एल्युमिनियम मिलेगा। लेकिन जब सीरीज में कनेक्टेड है तो इन दोनों का मास, जो एल्युमिनियम डिपॉजिट करेगा, यहाँ पे 1MAlCl3 था, यहाँ पे 2MAlCl3 था, कोई अभी तो ये बात हुई थी ना कि ये जो W होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो Q पे डिपेंड करता है, फेराडे पे डिपेंड करता है। जब आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो उसका फायदा हो गया, सबसे सेम फेराडे पास कर रहा है, तो जब सेम फेराडे पास करेगा तो सेम वेट आएगा। या और सिंप्लीफाई करते हैं, अभी हम लोगों ने कहा था नंबर ऑफ फेराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। इन चारों कैथोड पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम आएगा। तो अभी न्यूमेरिकल आगे हमको करना है। एक सेल में, 2 सेल में AlCl3 दिया था, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, लेकिन हमसे क्वेश्चन कहा गया कि दोनों का वेट निकाल लीजिए जो एल्युमिनियम डिपॉजिट करेगा, तो आंसर इज दोनों का वेट सेम आएगा। एक क्वेश्चन ये हो गया। तीसरे वाले सेल में AlCl3 दे दिया, AgNO3 दे दिया, AgNO3 दे दिया, तो यहां क्या मिलेगा? Ag मिलेगा। Ag का मास दे दिया हमें कि कितना वेट यहां डिपॉजिट हो रहा है। जैसे हमको मास दिया इन्होंने, तो हमने ये कर लिया, क्या निकाल लिया? इक्विवेलेंट निकाल लिया। अब सबके इक्विवेलेंट सेम रहेंगे क्योंकि फेराडे आपने सेम पास किया। ये बात समझ आ जाए तो आपको मजा आ जाएगी। अच्छा, फेराडे ने बहुत बढ़िया चीज बता दी। अब तो न्यूमेरिकल आपको ओरली आप करेंगे, न्यूमेरिकल ये बात समझ में आ जाए, क्योंकि जो डिपोजिशन होता है वो इक्विवेलेंट सेम रहेंगे। अगर फेराडे सेम पास किया, 5 फेराडे पास किया तो 5 इक्विवेलेंट मिल जाएगा। यहाँ पे चौथे सेल में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया था, सबकी इलेक्ट्रोलिसिस एक साथ हो गई। एनीवेज क्या करेगा? नहीं, एनोड पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करता है,
क्योंकि Na प्लस OH माइनस, तो OH माइनस कहाँ गया? एनोड पे गया। OH माइनस नेगेटिव वाला एनोड पे जाता है, तो यहाँ पे गया, तो जो यहाँ पे जाके ऑक्सीजन गैस इवॉल्व किया। अब क्वेश्चन में क्योंकि ऑक्सीजन गैस है तो गैस की इंफॉर्मेशन वॉल्यूम के टर्म में। बहुत अच्छा, तो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि चौथी वाली सेल में कितना लीटर ऑक्सीजन निकलेगा, ये क्वेश्चन आ गया। तो अभी जो हम लोगों ने 5.6 वाला किया था वो यहाँ काम आ जाएगा। देखिए W/E इंटू 5.6 इसका आंसर है। खत्म क्वेश्चन। पेन कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन रटा हुआ है, क्योंकि जैसे आपने सिल्वर का दिया हमें, ठीक है, तो हमने तुरंत इक्विवेलेंट निकाल लिया, और ये इक्विवेलेंट किसका है? सबका सेम रहेगा, सबका सेम रहेगा, सबका इक्विवेलेंट सेम रहेगा। तो अगर हमको आपने वॉल्यूम पूछा तो हम वॉल्यूम ऑफ 1 इक्विवेलेंट से लाके मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, फिर देखिए ये क्या है, W/E इंटू E एल्युमिनियम, ये क्या है? W/, हाँ बहुत अच्छा, वेट ऑफ एल्युमिनियम हो गया ये W/E तो सिल्वर से निकाला था ना हमने, इक्विवेलेंट निकाला, क्योंकि इसका आपने हमको वेट दिया था, तो हमने यहां से इक्विवेलेंट निकाला। अब इक्विवेलेंट तो सबका सेम रहेगा, तो फिर ये वाला फॉर्मूला ठीक नहीं है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो जिसका इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे उसका वेट निकल आएगा, जिसके इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कितना सोडियम यहाँ डिपॉजिट करेगा, 23 से मल्टीप्लाई कर दें तो सोडियम का वेट पता लग जाएगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सबसे पहले हमने निकाल लिया, और उसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट, ये क्या निकला? वेट निकल आया, किसी भी सब्सटेंस का वेट निकल आया। और अगर कोई सब्सटेंस गैसियस स्टेट में दी है तो हमने उसके 1 इक्विवेलेंट का वॉल्यूम निकाल लिया। तो ऑक्सीजन का रट लिया हमने 5.6 लीटर, क्योंकि कई क्वेश्चन वही आपको दर्शन होगा। हाइड्रोजन का कितना? 11.2 लीटर है, तो उससे न्यूमेरिकल करना शुरू कर देंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर इसमें है 15 है, जो शीट है आप में हमने अपलोड किया है उसमें क्वेश्चन नंबर 15 जाएगा। तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, खाली आप रेफरेंस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 रेफरेंस करिए कॉपी में, DA क्वेश्चन 15 कॉपी में लिखिए, डेली असाइनमेंट। हाँ, ये शीट तो अपलोडेड है ना, लिख भी सकते हैं, एक लाइन का तो है, और ना लिखना चाहें तो क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए। लिखिए हाउ मेनी फैराडे, हाँ लिखेंगे तो लिखते लिखते याद हो जाएगा, ये अच्छी बात है, एक लाइन का तो है। हाउ मेनी फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउ मेनी फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर देयर in 3 into 10 power 12 electrons, 3 into 10 power 12 electrons। तो अब प्रॉब्लम यहां पे जानते क्या आती है कि ये माइंड हमारा बफरिंग करने लगता है। हाँ नहीं, क्योंकि बफरिंग इसलिए करता है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है इसकी। हम अगर कहें 2 2 तो बफरिंग नहीं करता। क्यों नहीं करता? इतना तो याद ही रहता है। नहीं, इतनी मार पड़ी है उसके लिए। अगर अल्फाबेट आपसे पूछते हैं तो कितना भी तेज कोई बोले आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जैसे ये कहा जाए कि 1 मिनट में 26 अल्फाबेट बोलने हैं, बोल देंगे आप। लेकिन वही जब बच्चा प्रेप में था, UKG LKG में था, कितनी मार पड़ती है उसको, हाथ से पकड़ करके ए, अब उसकी हालत खराब हो जाती है, ए लिखने में हालत खराब हो जाती है। लेकिन फिर क्या किया? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ठीक है, देखिए ये वर्ड आप रटिएगा, देखिए इसको प्रोनाउंस करिए क्या है। ये वर्ड पढ़िए, क्या लिखा मैंने, उत्कृष्टता। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उत्कृष्ट। सुना है, लड़के का नाम भी होता है उत्कृष्ट।
लड़के का नाम भी होता है। हाँ नाम है, हाँ नाम है। इसका उल्टा जानते क्या होता है? निकृष्ट कहते हैं निकृष्ट कहीं के, उसका उल्टा होता है निकृष्ट। उत्कृष्ट को इंग्लिश में एक्सीलेंट कहा जाता है। एक्सीलेंट अच्छा वर्ड है ना, हिंदी का कितना प्यारा वर्ड है। तो देखिए आपको ये बताना चाह रहे थे हम कि उत्कृष्टता एक प्रक्रिया है, ये संयोग नहीं है। एक्सेलेंस इज नॉट एन एक्ट बट इट इज अ हैबिट। ये सेंटेंस रटिएगा, एक्सेलेंस इज नॉट एन एक्ट इट इज अ हैबिट। तो कहीं भी है किसी फील्ड में हार्डवर्क का, प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कितना प्रैक्टिस आपने किया, कितना अभ्यास आपने किया, कितना अभ्यास आपने किया। उसी का मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था ना कि हम लोग अपनी बॉडी, जैसे खाना खाते हैं तो आंख बंद करके भी अगर हाथ ऐसे मुंह में डालना चाहें तो ऐसा नहीं होगा कि खाना यहाँ चला जाए, कि खाना कान में चला जाए। आप आंख बंद करके और खाना खाना शुरू करिए तो कभी ऐसा नहीं होगा नहीं सॉरी यार ये यहीं जाएगा जबकि आंख बंद है। इतना यूज टू हो जाता है। हम इससे क्या करते हैं कि आपकी राइट नी कहाँ पर है, आंख बंद करके बताइए तो यहीं पे जाता है। ट्राई करके देखिएगा, खट से वहीं पे जाएगा। तो ये कैसे पता कि राइट नी यहीं पर है? आप कितना भी करिए यहाँ नहीं जाएगा, वो यहीं पे जाएगा, चाहे आंख बंद हो चाहे खुली हो। ये क्या है? प्रैक्टिस। इतना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को यूज़ कर चुके हैं इतनी बार, जहाँ पे खुजली हो रही है एग्जैक्ट वहीं पे जाएगा। मतलब यहाँ पर हो रही है तो ये नहीं कि अरे सॉरी थोड़ा बगल में आ गया, नहीं वहाँ नहीं जाता है। आंख बंद किया और ऊपर से लिखते भी रहते हैं और दूसरे हाथ से खुजलाते भी रहते हैं, दोनों काम चलता रहता है। इतना प्रैक्टिस हो गया। तो माइंड तो बहुत गजब की चीज़ है ना। तो अगर इसको लाना है तो क्या करें लाइफ में? बस और कुछ नहीं। एंड इट इज़ अ प्रोसेस। ये कहा कि उत्कृष्टता एक निरंतर प्रक्रिया है। निरंतर का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअस। कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि अब खाना बंद कर दिया आपने नहाना बंद कर दिया। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। कोई आर्टिस्ट है, बंद नहीं होता उसका उम्र से कोई लेना नहीं है। सिंगर है तो मरते दम तक गाना गाता है वो। बॉडी वीक हो जाती है, गले पे कोई, गला और अच्छा होता रहता है उसका, और अच्छा होता रहता है। ये पता है कि नहीं आपको? जितना एजेड लोग हैं उनका गला और ट्यून्ड रहता है, गाना उनका और अच्छा लगेगा आपको, और अच्छा लगेगा, क्योंकि मसल्स हैं वो, और वो उसमें उत्कृष्टता आती रहती है, मरते दम तक आती रहती है। तो ये प्रोसेस आप याद करके रखिए, ठीक है? तो बस प्रैक्टिस करना शुरू करिए, क्योंकि शुरू में लगता है कि कहाँ से शुरू करें, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें। अगर हमसे पूछा, फैराडे पूछा है, क्या हमको ये नहीं पता है 6 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन में 1 फैराडे होता है? ये नहीं पता है। तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं फिर। तो नीचे लिखिए, वर्किंग करिए। सिंस 6 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1F। 6 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1F। Therefore, बस निकाल देते यूनिटी मेथड से। Therefore 3 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, तो 1/6 × 10⁻23, फिर न्यूमरेटर में इंटू 3 × 10⁻12 हो जाएगा। यूनिटी मेथड से कर लिया हम लोगों ने। सॉल्व करिए। -12, बहुत अच्छा। 5 × 10⁻12, 5 × 10⁻12। अगर कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो वो बताइए, फिर उसको और सिंप्लीफाई करें हम। हालांकि इतना तो हो जाना चाहिए। हाँ नहीं, जैसे बायो के बच्चों को थोड़ा सा, लेकिन वो भी जानते हैं। हाँ नहीं, प्रॉब्लम उसकी नहीं होती है। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है कि हम तो बायो वाले हैं, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम।
हम अपने, जैसे ये कहा जाता है कि लाइफ में कोई आउट नहीं होता, कोई फेल नहीं होता, हम खुद ही अंपायर बन जाते हैं, हम तो आउट हो गए कि हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए, माइंड की कैपेसिटी तो अनलिमिटेड है यार, पता नहीं क्या कर सकता है ये। कितने बच्चे हैं जो बायोमैथ्स दोनों लेते हैं, बायोमैथ्स और दोनों स्ट्रांग रहती है उनकी, कर रहे हैं एमबीबीएस और पढ़ा रहे मैथ्स। हाँ, हो रहा है ऐसा, कर रहे हैं एमबीबीएस कर रहे हैं और मैथ की क्लास लेते हैं टीचर हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, माइंड को जो समझा दीजिए आप, ठीक है। तभी तो कितने लोग को आप जानते हैं मल्टीपल लैंग्वेजेस के मास्टर होते हैं, वो मल्टीपल लैंग्वेज के मास्टर हैं। एक सिंगर है, हमको इतना अच्छा लगा, वो साउथ की है, केरल की है, हिंदी बोल नहीं पाती है वो, लेकिन जगजीत सिंह की गज़ल गाती है। एक सेंटेंस हिंदी में नहीं बोल पाती वो लेकिन क्योंकि म्यूज़िक में उसका लव है, तो अब अगर गाना है तो वो कर लेगी, बात नहीं कर पाएगी ये म्यूज़िक का कमाल है उसके लिए, ठीक है। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन 16 वाला, 16, हाउ लॉन्ग अ टाइम इज रिक्वायर्ड, टाइम पूछ रहे हैं, हाउ लॉन्ग अ टाइम इज रिक्वायर्ड टू पास 18,000 कूलम थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट if current strength is 10 एम्पियर। 1,80,000 कूलम होता है। टाइम हमसे पूछा है, तो टाइम और कूलम का रिलेशनशिप बता दीजिए हमको। I इज इक्वल टू, हाँ ये भी ठीक है। Q इज इक्वल टू, यहां से स्टार्ट करिए, लिखिए Q इज इक्वल टू, Q इज इक्वल टू I इंटू टी या C इंटू टी, कहीं I लिखते हैं कहीं C लिखते हैं करंट को, तो देयरफॉर T इज इक्वल टू Q बाई क्या हो गया, C हो गया या I हो गया। तो Q हमको दिया था 18,000 और अपॉन 10, तो ये जो निकला ये कितना निकला, 1800 क्या सेकेंड निकला, ये 1800 सेकेंड निकला। यस, हाँ हाँ, आंसर के अकॉर्डिंगली नहीं, इसमें आंसर दिया नहीं था, इसमें आंसर दिया नहीं, तो चाहे आप ऐसे लिख के छोड़ दीजिए और या 60 से डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा। हम क्या कह रहे हैं, जहाँ से मैंने क्वेश्चन कॉपी किया था वहाँ पर आंसर मिनट में दिया था, ये मेरे से लिखने में छूट गया, आंसर वहाँ पे मिनट में दिया था, वही मैं देख रहा था आंसर मिनट में है, तो यहाँ पे लिखना भूल गया, हम छूट गया हमसे। तो अगर मिनट में है तो फिर उनको खुश करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं, अदरवाइज अगर हम सेकेंड में लिख के छोड़ दें तो गलत तो नहीं है ना, टाइम ही तो आपने पूछा हमसे, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 का सेकेंड पार्ट खाली करते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में तो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट था बस। लिखिए 17 सेकेंड पार्ट, 17 सेकेंड पार्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो, इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो व्हेन अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन फॉर 200 सेकेंड, 200 सेकेंड। सबसे पहले तो कूलम निकाल लीजिए, कितना कूलम पास हो रहा है, लिखिए Q इज इक्वल टू C इंटू टी, बिना सोचे समझे। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बाद में देखेंगे, सबसे पहले कूलम निकाल लीजिए, बिना उसके तो कुछ होना नहीं है। तो Q इज इक्वल टू C इंटू टी, कितना हो गया 5 इंटू 200, 1000 C हो गया कूलम, 1000 कूलम हो गया, 1000 कूलम। फिर नीचे लिखिए सिंस 96,500 कूलम contains 6 into 10 power 23 इलेक्ट्रॉन्स, ये ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमसे पूछा इन्होंने,
तो फिर यूनिटरी मेथड से कर लेते हैं। देयरफॉर 1000 कूलम, देयरफॉर 1000 कूलम। तो हो गया 6 × 10⁻23 अपॉन 96500 इंटू न्यूमरेटर में 1000। बस यही आंसर हो जाएगा। आंसर निकालिए तो टैली करें फिर। इसका आंसर हम लिखना भूल गए, इसमें आंसर लिखते तो आसानी रहती है आपको। ट्वेंटी वन, हाँ बहुत अच्छा, दिस इज द आंसर। 6.2 × 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स इज द आंसर। 6.2 × 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स, 21 इलेक्ट्रॉन्स। अब जितने क्वेश्चन हम लोग अभी कर रहे हैं, घर पे जाके इसको फिर से एक बार अलग से करिएगा, शीट से क्वेश्चन उठाइएगा, वर्किंग में देखिएगा, तो बार बार करेंगे तो करते 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 वो मेमोराइज हो जाएगा आपको। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हो गया आदित्य? इकरा आपका कहीं पे रुकी है गाड़ी तो बताइए। हो गया, आगे चलें? अच्छा चलिए फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें थोड़ा सा आपको हिंट हम करते हैं। पहले इन्होंने हमसे कहा कि अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर पासेस थ्रू जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, तो कैथोड पे जिंक मिल जाएगा फॉर 30 मिनट्स। फॉर 30 मिनट्स 1.52 ग्राम जिंक इसने डिपॉजिट कर लिया। तो सबसे पहले हम क्या करें, कूलम निकाल लें। उतने कूलम से 1.52 ग्राम जिंक डिपॉजिट हो रहा है, ये दिया है क्वेश्चन में। और हमसे क्वेश्चन करें कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम ऑफ जिंक मेटल। तो क्या वापस रिकॉल कर सकते हैं? इक्विवेलेंट वेट, हाँ ठीक है, हाँ तो हम लोग चार्ज निकाल लेंगे, हाँ उसको हम लोग चेंज कर देंगे फैराडे में, हाँ और फिर इक्विवेलेंट का फार्मूला लगा के उसको इक्वल फैराडे के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए ये भी सही था, जो आपने कहा वो भी सही है। हमको तो ये पता है ना 96500 कूलम एक फैराडे है ये। इससे कितना डिपॉजिट होता है? 1 इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट। यहां तक ठीक है कि नहीं? 96500 यही तो एक फैराडे होता है ना, एक फैराडे से एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता है। तो इनडायरेक्टली हमको यही निकालना ही है। जैसे आपने Q कूलम निकाल लिया था ना, Q से डिपॉजिट हो रहा था 1.52 ग्राम, तो 96500 से जितना होगा वही आंसर हो जाएगा आपका। इतने कूलम से जितना भी डिपॉजिट, इतने कूलम से कितना डिपॉजिट करता है? 1 इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट। 1 इक्विवेलेंट का वेट कितना होगा? 1 इक्विवेलेंट का वेट, इक्विवेलेंट वेट W/E इज इक्वल टू इक्विवेलेंट है। तो हमने इसकी वैल्यू 1 कर दी इक्विवेलेंट की, तो W इज इक्वल टू E नहीं हो गया, वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट हो गया। तो इसको भी प्रैक्टिस करके रट लेते हैं। 96,500 कूलम से इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट करता है। तो क्वेश्चन अब ऐसे जब पहली बार आ रहा है तो आपको लग रहा है कि कैसे करें, एक बार आ गया तो सबसे पहले क्या करें, कूलम निकाल लिया हमने, और उतने कूलम का वेट तो दिया था 1.52, यूनिटरी मेथड से कर लेंगे हम। ठीक है, स्टार्ट करिए। तो पहले करिए कूलम पास्ट,
कूलम पास्ट, Q इज इक्वल टू C इंटू टी। C दिया था 2.5 और टाइम को सेकेंड में कर लीजिएगा, 30 इंटू 60 इंटू 30 इंटू 60, 2.5 इंटू 30 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 30 इंटू 60, हाँ 4500 कूलम आ गया। ठीक है, देखिए 4500 कूलम हो गया, 4500 कूलम। अब एक लाइन अलग से लिखी कॉपी में, लिखे इक्विवेलेंट वेट इज द, यही निकालना था हमें, इक्विवेलेंट वेट इज द अमाउंट, equivalent weight is the amount which is deposited, is the amount which is deposited by 96,500 C coulomb, 96,500 coulomb और 1 F 1 फैराडे। ये सेंटेंस पढ़िए और देखिए ठीक लग रहा है कि नहीं आपको। इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन हमने मैथमेटिकली बताई कि इक्विवेलेंट वेट कहते किसको हैं। एक फैराडे से जितना वेट डिपॉजिट होता है उसी को इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। ठीक है, या हमने फैराडे को कूलम में कहा तो नहीं, पूरा सेंटेंस बोलिए आदित्य। हाँ, अब इसी को हिंदी में बताइए। हाँ, ये भी ठीक है, एक आप बताइए हिंदी में। बस 96,500 कूलम से जितना भी वेट कहाँ पे, कैथोड पे, मेटल तो कैथोड पे ही जाएगा। ठीक है, तो 96 शिशिर आप बोलिए, हिंदी में बोल रहे हैं। 96,500 कूलम से जितना भी मेटल डिपॉजिट होगा कैथोड पे उसी को इक्विवेलेंट वेट कहा जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कहा जाएगा। और अगर हमने कूलम की जगह फैराडे में कहा आपसे तो सेंटेंस बनाइए जरा। जब एक फैराडे, बस यही सुनना चाह रहे थे। जब एक फैराडे पास करेंगे, सॉल्यूशन से एक फैराडे पास करेंगे तो जितना भी वेट डिपॉजिट होता है उसी को इक्विवेलेंट वेट कहा जाता है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रहे हैं हम। हमने क्या किया, कॉपर डिपॉजिट किया, कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करा दी। अच्छा, तो हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे पहले तो ये बता दिया कि कॉपर का इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट करने के लिए कितना फैराडे, हाँ अभी तो 1 ही फैराडे भैया, 2 कैसे पहुंच गए आप? अभी तो बात हुई थी ना कि इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट करने के लिए तो 1 ही फैराडे लगता है। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन को ये कर लिया कि हमें एटॉमिक वेट के बराबर वेट जमा करना है, तो कितना फैराडे लगेगा? अब 2 फैराडे लगेगा। क्यों? क्योंकि वैलेंसी 2 है। तो अब हमको 2 फैराडे लगेगा क्योंकि 2 मोल इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन हमने कर लिया, हमें 9 ग्राम एल्युमिनियम चाहिए कैथोड पे, कितना फैराडे लगाएंगे आप? $81। हमने फैराडे पूछा, आप ग्राम बता रहे हैं। वेट तो हमने दिया ही है आपको, हमने कहा 9 ग्राम एल्युमिनियम कैथोड पे डिपॉजिट करना है, तो हाउ मेनी फैराडे आर रिक्वायर्ड, कितना फैराडे लगेगा? 9 फैराडे कितना इक्विवेलेंट है? हाँ हाँ, 1 फैराडे लगेगा यार। 9 ग्राम
कितना इक्वलेंट है? एक फेराडे पास करने पे 27/9 यानी 3 जाता है, डिपॉजिट होता है 3 इक्विवेलेंट 27/9 नहीं, 27/3 जाता है। देखिए अभी जो हमने कहा है कि घर पे जाके जितने क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं फिर से आप सॉल्व कीजिएगा, बार बार करेंगे तो करते करते लर्न होना शुरू होगा। क्योंकि एक बार में भाई वो एग्जाम्पल हमने कोड किया, ABCD एक दिन में नहीं सीखा गया। लर्निंग इस सेंटेंस को कहीं प्रिंट आउट निकाल के चिपका लीजिए अपने रूम में। लर्निंग इज अ प्रोसेस एंड इट टेक्स टाइम। इसको रट लीजिए, परेशान कभी नहीं होना है ज़िंदगी में। इसको निकाल के प्रिंट आउट, एक्चुअली होता क्या है ना कि जैसे हम बार बार ये कहते हैं ज़िंदगी में बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करनी होती हैं। वी नीड नॉट टू डू ग्रेट थिंग्स टू अचीव अ ग्रेट सक्सेस, वी नीड टू डू स्मॉल थिंग्स बट इन अ ग्रेट वे। स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। तो ये ग्रेट वे क्या है? रोज करना ग्रेट वे है। छोटा छोटा एक क्वेश्चन करेंगे लेकिन रोज करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे लेकिन रोज करेंगे, तो एक क्वेश्चन तो बड़ा छोटा हो गया। क्या एक क्वेश्चन से क्या होता है भाई? ये कहा जाता है कि एक बूंद पानी अगर हम किसी GI पाइप पे गिरा दें, GI समझते हैं? जो घर में जिसमें पानी अंडरग्राउंड पाइप होती है, GI को फुल फॉर्म कोई बताएगा? GI पाइप नहीं सुना आपने? नहीं, वो तो PVC पाइप हो गई, वो तो PVC जो लोहे की पाइप होती है। अब तो सब फेज आउट हो रहा है, लेकिन पुरानी पाइप पे तो लोहे की पड़ी हैं अभी, तो उनको GI पाइप कहते हैं। GI का फॉर्म होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन को गैल्वेनाइज्ड आयरन पे रस्टिंग नहीं होती है भाई। जैसे घर में जो लोहे वाला कूलर होता है, जिस घर में आप लोहे की बॉडी होती है कूलर वाली, तो उसमें देखिए रस्टिंग नहीं लगनी चाहिए। हाँ, इसका मतलब गैल्वेनाइजेशन अच्छे से नहीं किया गया। या पहले घरों में लोहे की बाल्टियाँ होती थी, पहले होती थी, कभी नहीं, सालों साल कभी नहीं रस्टिंग होती, क्योंकि गैल्वेनाइज, क्योंकि उसी बाल्टी में भाई पहले दूध हम लोग ले के आते थे डायरेक्ट, पैकेट में दूध नहीं लाते थे, बगल में कहीं जुगाड़ करते थे कि कहाँ ग्वाला है, वहाँ जाके अपने आँख के सामने लाते थे। तो वो लोहे की बाल्टी में दूध निकालता था। अब उसके बाद एल्युमिनियम पे आ गए फिर, और उसके बाद ख़त्म हो गया, अब प्लास्टिक पे आ गए। अब तो दूध ही नहीं है वो, अब वो क्या है? नहीं, पानी तो फिर भी बहुत अच्छी बात है, पानी इज़ गुड फॉर द हेल्थ। अब उसमें यूरिया मिला रहे हैं, अब उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे हैं मिल्क के अंदर। सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल है, वो केमिकल है। तो इसीलिए तो ये हो रहा है कि आप पनीर खाना बंद कर दीजिए, कम मत करिए, बंद कर दीजिए। अगर आपको शाही पनीर बहुत अच्छी लगती है तो उसको भूल जाइए, क्योंकि इंडिया में उतना दूध पैदा ही नहीं होता जितना पनीर बनता है। हाँ, अभी जो दिवाली दशहरा आता है, बाप रे, इतना खोआ मिलता है, उतना दूध ही नहीं मिलता है, उतना दूध होता ही नहीं जितना खोआ मिल रहा है। और खोआ कहाँ से बनता है? दूध से बनता है। तो आर्टिफिशियली वो बनाते हैं, उससे खोआ बना दिया, है ना। लेकिन फिर भी बात समझ में आए तब ना, इतनी ज़्यादा ब्रांडिंग हो जाती है, इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट हो जाता है कि उसके बावजूद भी हम वो काम करते हैं। तो दिमाग से अब क्या कहा जाए, ठीक है। तो मतलब बस खाली ये कहना चाह रहे थे कि प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, और कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन किया जाए फिर हम लोग। 18 वाला क्वेश्चन था। सबसे पहले क्या निकालेंगे? कूलम पास्ट निकालिए, स्टार्ट कर दिए। कूलम पास्ट 4500 हो गया था। हाँ, फिर उसके बाद हमने सेंटेंस लिखा था इक्विवेलेंट वेट इज द अमाउंट विच इज डिपॉजिटेड बाय 96,500 कूलम। फिर अब नीचे आ जाते हैं, फिर लिखे सिंस 4500 C डिपॉजिट कितना है? 1.52 ग्राम, इतना डिपॉजिट करता है, 1.52 ग्राम।
Therefore unitary method से 96,500 कूलम विल डिपॉजिट, therefore 96,500 कूलम विल डिपॉजिट, तो ये हो जाएगा 1.52 अपॉन 4500 इंटू 96, 96,500 कूलम न्यूमरेटर में। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अच्छा, आईएससी में कैलकुलेटर अलाउड है, सीबीएसई में नहीं अलाउड है। टू पॉइंट नहीं, फिर से करिए बेटा। 1.52 अपॉन 4500 आपने फिर मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब आपने हैं। अच्छा, कितना है शिशिर आपका? हाँ 59 आया था, उसको 6 कर सकते हैं, 32.6 कर लीजिए, 32.6 हाँ ग्राम। देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट, यही क्वेश्चन था, देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, अब ग्राम नहीं लिखेंगे, देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 32.6, यही आंसर हो गया 32.6। फिर एक क्वेश्चन और कर दीजिए तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। फिर सेकेंड लॉ स्टार्ट करते हैं। ये लिखिए कॉपी में क्वेश्चन, व्हाट इज कूलोमीटर। क्वेश्चन लिखिए कॉपी में, व्हाट इज कूलोमीटर। हाँ, व्हाट इज कूलोमीटर, फिर क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज द प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल on which it is based, it is based। देखिए किस ईयर का क्वेश्चन था ये, 95 का। 95 मतलब आपके पैदा होने से 10 साल पहले, तो यू आर ऑल 2005 बॉर्न। अच्छा हाँ, 10 years बैक। लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कूलोमीटर। अब जैसे ज़्यादातर बुक में मिलेगा ही नहीं, ज़्यादातर बुक में मिलता ही नहीं है, ठीक है। ज़्यादा थ्योरी आपकी क्वेश्चन से इंप्रूव करती है। केमिस्ट्री में अगर आपको ये चेक करना है कि हम कितने पानी में हैं, तो आप कुछ मत करिए, यू सिंपली गो टू यूनिवर्सिटी रोड और वहाँ पे उनसे रुड़की के केमिस्ट्री के अनसॉल्व पेपर मांग लीजिए। रुड़की के नहीं, पहले आईआईटी का अलग होता था, रुड़की अलग होता था, एमएनआईटी अलग होता था, AIEEE अलग होता था, सब अलग अलग होता था। तो रुड़की के जो क्वेश्चंस होते थे वो आईआईटी से भी टफ माने जाते थे केमिस्ट्री में, और का नहीं पता हमें। कोई भी बात सीधी सीधे करनी नहीं उनको, मतलब आपको जैसे किताब दे दें फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कंसेप्ट नहीं पता है आपको तो किताब में तो डेटा मिलेगा नहीं वो। हाँ, ऐसी तरह से मैं चौहान भी है। हाँ, अजीब नहीं है भाई। जैसे जब एस.सी. वर्मा का इंटरव्यू कभी पढ़िए आप, उसके पहले कौन सी बुक चल रही थी? जब इनके प्रोफेसर्स, इन्होंने बुक लिखना शुरू किया था तो इनके प्रोफेसर्स ने इनको बड़ा डिस्करेज किया था कि तुम टाइम अपना ख़राब कर रहे हो, इससे बढ़िया किसी कोचिंग में पढ़ाओ, तुम कितना बढ़िया पैसा मिलेगा, किताब इतना टाइम खराब कर रहे हो तुम, अच्छा खासा पैसा तुमको मिल जाएगा। तो इन्होंने मतलब गुरु का सम्मान करते थे, उनसे कुछ नहीं कहा, बस अपना किताब ये लिखते रहे। IR एरोडोव चल रही थी नहीं उस समय, जब एस.सी. वर्मा सर ने बुक लिखा था तो एरोडोव अल्टीमेट बुक थी फिजिक्स के लिए। तो फिर इनके प्रोफेसर ने कहा कि एरोडोव है तो तुम्हारी किताब कौन पढ़ेगा। अच्छा, इनके दिमाग में ये आ रहा था कि एरोडोव नो डाउट इट इज़ अ वेरी गुड बुक, लेकिन जिसको फिजिक्स नहीं आती है एकदम ज़ीरो से समझाने के लिए हम उस तरह की किताब लिखना चाहते हैं। तो उन्होंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लिखे, मतलब कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा है तो उस पर न्यूमेरिकल बना दिया। अब आटा रोटी बना रहे हैं तो वहाँ फिजिक्स लगा दी, तो बच्चा रिलेट करता है कि अच्छा ये हो रहा है। अच्छा, दौड़ रहे हैं तो रेन हो रही है, अब फिजिक्स लगा दी।
अम्ब्रेला, ये फिजिक्स लगा दी। तो अब ये सब तो इन्होंने कहीं से कॉपी तो नहीं किया, सारा खुद का है, सारा खुद का है। अभी उस दिन भी कल हम लोग बैठे थे जब, तो हमने आपसे ये कहा था कि जब छोटा बच्चा, ये वो ध्यान से सुनिएगा, छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है तो क्या मम्मी से जाके पूछता है कि मम्मी जब आप छोटी थी तो आपने कैसे चलना शुरू किया था, प्लीज बताइए ना। किससे एडवाइस लिया था उसने? किसी से नहीं लिया था। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि दैट इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इज विद इन आवर माइंड, बॉडी। सबके अंदर वो इंटेलिजेंस होता है कि नहीं? आज हम लोग ऐसे घंटों खड़े हो सकते हैं। जब छोटा बच्चा जब पैदा होता तो ऐसे उठा के खड़ा करिए तो क्या होता है? गिर जाता धम से। ये कैसे सीखा उसने? नहीं, देख के नहीं सीखा उसने। उसने कुछ नहीं किया, वो जैसे कर्टेन को पकड़ा उसने, खड़ा हुआ, गिर गया। फिर उसने टेबल को पकड़ा, या उसको नहीं पता, मम्मी खड़ी थी, जाके साड़ी पकड़ा, खड़ा हो गया। मम्मी को पता ही नहीं, अरे गिर जाओगे यार खड़ा हो गया वो। तो उसने क्या किया? उसने केवल एफर्ट किया, एफर्ट किया, एफर्ट किया, एफर्ट किया। सीखने वाली बात क्या है कि जब वो, अब उसके बाद उसको मजा आ गई, अरे यार खड़े भी हो सकते हैं हम। अब मम्मी की हालत खराब है, जैसे ही वो रोटी बना रही थी मम्मी, जैसे आवाज दौड़ के गई, अरे अभी बिस्तर से चल पड़ेगा वो क्योंकि चलना सीख गया है ना वो, और गिर जाएगा, अभी चोट लग जाएगी उसको। अब तो दौड़ने भी लगा दौड़ने भी लगा। अच्छा, जब वो चल रहा था तो रास्ते में गिर गया वो, लेकिन उसने एक काम नहीं किया, मम्मी को जाके कंप्लेंट नहीं कि आपने यहाँ कारपेट बिछा दिया इसलिए हम गिर गए। ये हम जिंदगी में करना शुरू कर देते हैं कि आपकी वजह से, नहीं तो हम बहुत बढ़िया नंबर ले आते, आप लोग इतना लड़ाई झगड़ा करते हैं कि हमको पढ़ने नहीं देते हैं। सब बहानेबाजी, सब बहानेबाजी। ठीक है, जिसको जो करना है कोई किसी को रोक नहीं पाता है, तो ये सब बहानेबाजी है। तो छोटे बच्चे का एग्जाम्पल हमेशा दिमाग में रखिए कि वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस हमारे अंदर होता है, किसी से नहीं। ठीक है, कैसे वो इंटेलिजेंस हमारे अंदर होता है कि कैसे खाना डाइजेस्ट होगा, कैसे चोट ठीक हो, सब हमारे अंदर होता है, सब हमारे अंदर होता है। आप कुछ मत करिए, खाली आप एफर्ट करिए, अपने आप आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कूलोमीटर क्या होता है, जो इन्होंने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच इट इज बेस्ड अपॉन। कूलोमीटर इस पे बेस्ड था, फर्स्ट लॉ पे बेस्ड था। जब ये हमको पहले से पता था कि 1 फैराडे से, या W इज प्रोपोर्शनल टू Q, ये तो पहले से पता था, W प्रोपोर्शनल टू Q, ये पहले से पता था। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया कि जैसे कोई करंट कहीं पे, कहीं चार्ज पास हो रहा है, तो ये पता करना कि कितना चार्ज इस सर्किट से पास हो रहा है, तो वहीं पर एक हमने इलेक्ट्रोलिसिस वाली डिवाइस लाके लगा दी, सीरीज में लाके अटैच कर दिया। तो जब डिवाइस हमने अटैच कर दी, तो जब चार्ज पास ही हो रहा था, तो जब चार्ज पास हो रहा था तो कैथोड पे जाके वेट डिपॉजिट करेगा, उसी वेट से हम चार्ज पता कर लेंगे, उसी वेट से चार्ज पता कर लेंगे। और इसका मतलब कि ये फिनोमेना फर्स्ट लॉ पे बेस्ड था। कूलोमीटर इज सच अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द चार्ज पास इन एनी सर्किट। और सिंपली उसी तरह की डिवाइस होगी जैसे सिल्वर कूलोमीटर, सिल्वर के इलेक्ट्रोड ले लिए हमने, सिल्वर का इलेक्ट्रोड ले लिया, सिल्वर कूलोमीटर, कॉपर कूलोमीटर ले लिया हमने। तो कूलोमीटर कुछ नहीं, इट इज सिंपलेस्ट डिवाइस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। कहाँ अटैच किया? सीरीज में अटैच कर दिया, जिस सर्किट की सीरीज में अटैच कर दिया, क्योंकि चार्ज पास हो रहा था तो वहां पे जाके इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी। तो जितना भी वेट कैथोड पे डिपॉजिट किया, उस वेट से चार्ज निकाल लिया हमने। तो यही फिनोमेना यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन लिखे, हाँ एमीटर की तरह है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन लिखिए इसका, लिखिए एज वी नो दैट
as we know that 1 Faraday, as we know that 1F deposits 1 gram equivalent, 1F deposits 1 gram equivalent of any substance full stop. Using this principle we can calculate the quantity of current by connecting a silver or copper voltmeter in series full stop. Such a voltmeter is called coulometer. Full stop. It is based on Faraday's first law. फिर कूलोमीटर का डायग्राम बना दीजिए। एक कंटेनर लीजिए और इसमें हमने सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। एक सिल्वर का एनोड डाल दिया, ये जो है ये यहां पर प्लस चार्ज लगा दीजिए, ये तो ये एनोड हो गया, सिल्वर एनोड। और ये जो था यहां नेगेटिव चार्ज लगाइए, ये सिल्वर का कप है, सिल्वर कप, ये जो कप हमने लिया है सिल्वर का है तो ये कैथोड हो जाएगा, तो ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया बस। और इसका नाम नीचे लिखिए सिल्वर कूलोमीटर, दिस बिकेम सिल्वर कूलोमीटर। तो बस इसी को ले जाके सीरीज में अटैच कर देंगे हम, तो जो भी कैथोड पे डिपॉजिट करेगा उसी से हम चार्ज पता कर लेंगे, ठीक है। फिर अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए, ये डायग्राम कॉपी हो गया। फिर अगला टॉपिक देखिए, वो भी इसी का ही है, उसी का ही वो भी है। अगला लिखिए फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, टॉपिक करिए फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। हेडिंग करके छोड़ दी, फिर अगले टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।